नर्सरी में जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले कि एक तो आपको जो जिसके मापदंड अच्छे हों, जो रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड नर्सरी हो, या तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड नर्सरी है, वहीं से पौधे लेने चाहिए। जो ऐसे लोग गाड़ियों में घूमते हैं, बाजारों में या कहीं लगाते हैं, उनसे बचना चाहिए। इन्फेक्शन होता है नर्सरीज में, इसमें देखिए ये वूली एफिड का इन्फेक्शन है हमारा, तो इसमें देखो गांठे से पड़ जाती है और इन गांठों से फिर भोजन ऊपर लेना मुश्किल होता है। तो ऐसे पौधे आपको नहीं देना। किसान न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को हेमंत शर्मा का नमस्कार। और जैसा कि किसान न्यूज़ हमारे सभी किसान भाइयों के लिए लगातार कोई ना कोई नई अपडेट लेकर आता है खेती किसानी से जुड़ी हुई, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी नॉलेज की चीज़ें जो किसान भाइयों के लिए ज़रूरी रहती हैं। आज एक बार फिर किसान न्यूज़ आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर आया है, जो कि आजकल जैसा कि आपको मालूम है हिमाचल के निचले क्षेत्रों में, सोलन जिला की बात करें या सिरमौर जिला की बात करें, इसके अलावा भी जो निचले क्षेत्र हैं, बर्फीले एरिया से नीचे वाला जो एरिया होता है, उन क्षेत्रों में अगर बात करें तो आजकल सेब को लेकर बड़ा फोकस चल रहा है। और सेब के प्लांट्स जो है वो किसान काफ़ी हमारे लगाना भी चाहते हैं और काफ़ी जो है पहली दफ़ा इस साल लगा भी चुके हैं। तो आज हमारा जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सेब की नर्सरी को लेकर, किस तरह की नर्सरी जो है वो लगानी चाहिए और क्या कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए नर्सरी को खरीदते हुए। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी में, और आज हमारे साथ जो हैं विशेषज्ञ के तौर पर वो हैं डॉक्टर डी.पी. शर्मा जी, जो कि फल विज्ञान विभाग के एचओडी हैं, और आज हमारे साथ जुड़कर जो है वो आज इस विषय पर जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो शर्मा जी, आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ पर। थैंक यू हेमंत शर्मा जी, आपका मैं हमारे फल विज्ञान विभाग के नर्सरी के प्रांगण में स्वागत करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने समय दिया हमें, और उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो जो है वो किसानों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो सर शुरुआत हम नर्सरी से करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सेबों की नर्सरी आजकल काफ़ी कॉन्सेप्ट चल रहा है निचले हिमाचली क्षेत्रों में, तो लेकिन किसानों को जो है वो नॉलेज की अगर बात करें तो वो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं कि सेब किस तरह का लगाना चाहिए और नर्सरी किस तरह की परचेज़ करनी चाहिए। तो उस विषय में अगर आप जानकारी हमारे किसान भाई पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि सेब निचले एरिया में नहीं, बल्कि हमारा जो 1200-1300 मीटर से ऊपर की हाइट या 1500 मीटर के ऊपर हम हैं, या 3,500-4 हज़ार फुट से जो ऊपर एरिया है वहाँ से शुरू हो जाता है और ऊपर तक लग सकता है। हाँ, तो ऊपर के एरिया में भी लगता है। आप मुझे लगता है कि सोलन और सिरमौर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, जो मुझे लग रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सोलन और सिरमौर दो नए इलाके उभर कर आ रहे हैं और लोगों में बड़ा रुझान हम आजकल देख रहे हैं कि सेब की बागवानी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है इम्पोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल ले रहे हैं, रूट स्टॉक पे लगा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी उनमें ज़्यादा वो है, एक जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल टाइप में वो चल रहे हैं। बहुत इल्म नहीं है उनको वैरायटीज़ का, कैसे लगनी चाहिए, कौन सी लगनी चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। एक तो मेरा सुझाव ये रहेगा किसानों भाइयों को कि बहुत सारी वैरायटियाँ इकट्ठी ना करें, कृपा करके। आपको 2 कमर्शियल वैरायटीज़ लगानी है और 2 से 3 पॉलिनाइजर होने चाहिए, और पॉलिनाइजर भी ऐसे लगाएं जिनकी कमर्शियल वैल्यू हो। जैसे आजकल हम गालाज की बात कर रहे हैं, ग्रैनी स्मिथ की बात कर रहे हैं, ये अच्छे भाव अच्छे दाम बिक भी रहा है और अच्छा फ्रूट भी है। तो जैसे अगर हम कमर्शियल बात करें, डिलीशियस ग्रुप में अगर हम बात करें, तो आपके लिए जेरोमाइन, स्कारलेट स्पर 2, रेड बिलॉक्स और सुपर चीफ, ये जो वैरायटीज़ है ये आपके 6000 फीट तक के लिए सबसे बेस्ट है। और इसमें भी 4 मैंने नाम ली, तो चारों लगानी जरूरी नहीं है, 1 या 2 पिक करें आप। और इस एरिया के लिए आपके लिए रेडलम गाला, गेल गाला, शिंको गाला अच्छे पॉलिनाइजर है। ग्रैनी स्मिथ आप यूज कर सकते हैं, गोल्डन स्पर भी लगा सकते हैं, जो भी मिले। ये चयन बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी जो मार्केट है, इस एरिया के जो मार्केट है वो जुलाई की मार्केट है। सोलन सिरमौर का किसान अगर काम करना चाहता है तो उसका उद्देश्य मात्र ये है, उद्देश्य नहीं, वो होना ऐसा, बिल्कुल उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि अर्ली मार्केट पकड़नी है, 5 अगस्त से पहले अपना माल बेचना है, और वो यही कर सकते हैं। सोलन और सिरमौर के लोग ही कर सकते हैं, या कुल्लू के कुछ लोअर एरियाज में जो भी 5000 से नीचे काम कर रहे हैं। सर, और उसमें कलरिंग स्ट्रेन्स जिनमें जल्दी रंग आता है, ये जो मैं आपको वैरायटीज बता रहा हूँ इसमें जल्दी रंग आता है। और स्कारलेट स्पर 2 एक बहुत ही उम्दा वैरायटी है जिसमें एकदम कलर नहीं आता। ये जैसे सुपर चीफ है, जेरोमाइन है, रेड बिलॉक्स है, इनमें कलर छोटे उससे ही आ जाता है, तो साइज बनने में उतना रैपिडली डेवलप नहीं होता हो। स्कारलेट स्पर 2 में शुरू में कलर नहीं होता है,
एकदम इसमें कलर बनता है लास्ट जैसे में, तो साइज भी इसमें अच्छा बनता है और स्पर फॉर्मेशन अच्छी होती है। लोअर एरियाज में क्या है कि ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रोइंग सीजन आपका लंबा है। तो जब ग्रोथ ज़्यादा होती है तो आपको चाहिए कि ऐसी वैरायटीज लगाएं जो स्पर टाइप हो, जिसमें बीमा ज़्यादा बने और फ्रूट ज़्यादा लगे, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आपने पौधा लेना है नर्सरी में, जो इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले कि एक तो आपको जो जिसके मापदंड अच्छे हों, जो रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड नर्सरी हो, या तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड नर्सरी है, वहीं से पौधे लेने चाहिए। जो ऐसे लोग गाड़ियों में घूमते हैं, बाजारों में या कहीं लगाते हैं, उनसे बचना चाहिए। ये भी मेरा विचार नहीं, उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है आपकी वैरायटीज की। क्या आपको दे रहे हैं, रसीद क्या दे रहे हैं आपको, जो वैरायटी दे रहे हैं वो लिख के दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि लहसुन लगा लिए तो 7-8 महीने में निकाल लिया, टमाटर लगाया आपने 4-5 महीने में लगा। सेब तो एक बार लगा दिया जो पौधा, वो लंबे समय तक आपको रहना है, उसने 25-30 साल आपके पास रहना है। बिल्कुल। और जो आपने वैरायटी ली वही वो निकलनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सोलन सिरमौर में जिस तरह से नए उभरते हुए बागवान जो है वो सेब को लेकर आ रहे हैं, समय सीमा क्या रहनी चाहिए लगाने के लिए? प्लांट्स कब तक लगाए जा सकते हैं? समय सीमा तो आप दिसंबर एंड से लेकर और इवन 15 फरवरी तक भी लगा सकते हैं सेब की अगर बात करें, क्योंकि इसकी जो कली है वो लेट फूटती है आड़ू प्लम की बनिस्बत, खुरमानी की बनिस्बत। तो अभी तो अगर जैसे ठंडा इस बार चल रहा है तो आप 15 फरवरी तक आपके पास टाइम है, मगर ये इंपॉर्टेंट कि आपके गड्ढे पहले बन जाने चाहिए। गड्ढे जो है आपके वो आपको बाय द एंड ऑफ दिसंबर बना लेने चाहिए, फिर उनको पूरी तरह भर लेना चाहिए। गोबर मिट्टी को मिलाना चाहिए और हो सके उसमें हो क्या क्या जरूरी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट 750 ग्राम से लेकर 1 किलो तक प्रति पिट, अगर आपका डिस्टेंस 8 फुट से ज्यादा है। अगर कम है, हाई डेंसिटी पे जा रहे तो आपको 400 से 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट गोबर मिट्टी के साथ मिला करके नीचे से ऊपर तक डालना है और फिर गड्ढा भर देना है। गड्ढा जो है भरने वक्त कम से कम 4-5 इंच जमीन से ऊंचा कर रखें आप, फिर जब बारिश होगी तो बैठेगा। और उसके बाद प्लांटेशन करनी, ऐसे भी नहीं करना कि पौधा ले आया इधर से मिट्टी भरी और पौधा भी लगा दिया साथ साथ, फिर वो पौधा बैठता है और आपकी जो कलम है, ग्राफ्ट यूनियन जिसको कहते हैं हम, वो दब जाती है, जो दबनी नहीं चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप नर्सरी में जा रहे हैं आप देखें कि आपके पौधे रोग मुक्त हो, उसमें कोई बीमारी वगैरह ना हो। जैसे मैं आपको यहाँ हल्का सा दिखाना चाहूंगा, ये आप देख रहे हैं जैसे ये इसमें देखें बाल जैसे हैं कुछ, इसको हेयरी रूट कहते हैं। ये छोटे छोटे बाल, ये जैसे एक आपकी ये देखो कुछ लंबी बाहें पर मेन जड़ के साथ ही छोटे से बाल हैं, ये हेयरी रूट है। ऐसे पौधे नहीं लेने चाहिए। आपने देखा हमने इतना बड़ा ढेर वहाँ लगाया है और इसमें हजारों पौधे हैं, ये जलाए दिए जाते हैं। किसानों को हम ऐसे पौधे पूरी तरह से मतलब अवॉइड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये लगाने नहीं चाहिए, चलते नहीं पौधे। इसी तरह कई बार इन्फेक्शन होता है नर्सरीज में, इसमें देखिए ये वूली एफिड का इन्फेक्शन है हमारा, तो इसमें देखो गांठे से पड़ जाती है और इन गांठों से फिर भोजन ऊपर लेना मुश्किल होता है। तो ऐसे पौधे आपको नहीं देना। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया, हमारा तो जब पौधे निकलते उसी वक्त 3 लोगों की कमेटी होती है, एक एंटोमोलॉजी का आदमी होगा, एक पैथोलॉजी का होगा और एक फ्रूट साइंस का आदमी होता है। वो पूरी स्क्रीनिंग करेंगे। इस तरह जैसे आपने ढेर देखा है, ये हम नहीं छांटा है, इसको अलग करेंगे। लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो शायद निमाटोड जिस तरह से टमाटर में लगता है। निमाटोड नहीं है ये, निमाटोड में जो गोल जैसा बड़ा बनता है, ये वूली एफिड की वजह से ये वो भी नहीं लेना चाहिए। निमाटोड का मैं देख रहा था, सौभाग्य से हमारे पास सैंपल नहीं मिला, तो इसलिए मैं ये 2 आपको दिखा पा रहा हूँ। जो भी रोगग्रस्त है, जो चलना नहीं है पौधा, उसको हमें नहीं लगाना चाहिए। और क्या खास बातें ध्यान रखनी चाहिए सर, खास तौर पर नर्सरी खरीदते समय? नर्सरी खरीदते वक्त वैरायटी का ध्यान विशेष है। आप क्लियर होने चाहिए कि इस हाइट पे मैंने कौन सी वैरायटी लगानी है और किस वैरायटी को लगा के मैं कब मार्केट पहुंचने वाला हूं। और स्वस्थ पौधा लेना है, मेन तो ये स्वस्थ पौधा। स्वस्थ से जो मेरा मतलब है, स्वस्थ का आशय ये भी नहीं कि मोटा हो पौधा, जो पारखी है वो जड़ देखेगा, बहुत अच्छी जड़ होनी चाहिए, चाहे वो पतला भी है पौधा। अगर पतला है आपका पौधा तो कलम से 3-4 इंच ऊपर ही आप काट दें उसको, प्लांटेशन के बाद टेक ऑफ करेगा बहुत सलीके से और एकदम ऊपर उठेगा। ये बातें ध्यान में रखने वाली कि आप जैसे आपने पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के बाद उसको अच्छी तरह पांव से दबाना है ताकि वो, और फिर उस ऐसे आप अगर हल्का सा जोर लगाओ, थोड़ा जोर लगाओ, तो ऐसे आसानी से ऊपर नहीं आना चाहिए। और उसके बाद हो सके इरिगेशन दे दो और मल्चिंग करो तो दी बेस्ट है, तब वो पौधा जाता नहीं है। पर चलो मल्च नहीं भी कर पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, तो अच्छी तरह दबा के उसको आप प्लांट करना है। और प्लांट करने के बाद उसको जो है, वैसे तो फेदर का भी जमाना आ गया है, पर जनरली जो ये प्लांट से विप जो है उसको 2 से 2.25 फुट की हाइट पे काटना है।
मगर ये हाइट फिक्स नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको, अगर पतला प्लांट है जी। तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा, कट गहरा मारना पड़ेगा, तब वो टेक ऑफ अच्छा करता है। जड़ अच्छी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जड़ और वैरायटी जो आप ले रहे हैं वही होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। सर मैं रूट स्टॉक और सीडलिंग की बात करूं तो दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा सोलन सिरमौर के नज़रिए से? देखो, ये तो बड़ा डिबेटेबल इशू है, अपने अपने मत है। नो डाउट रूट स्टॉक इज एक्सीलेंट, मगर जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है और किसान अभी अनभिज्ञ भी है, पर ऐसा भी नहीं अनभिज्ञ कोई नहीं है, सीखेगा तो तभी जब शुरू करेगा। ऐसी भी ये इक्वेशन नहीं है कि इसको सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो रूट स्टॉक लो हाइट में जो काम करेंगे, मैंने जैसे पहले भी कहा कि लो हाइट में ग्रोथ ज़्यादा होती है, उस ग्रोथ को चेक करने के लिए और प्रोडक्शन में पौधा डालने के लिए एक ही विकल्प है, और वो केवल और केवल रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक अलग अलग होते हैं, जैसे M9 की हम बात करें, M9 में भी फिर एक M337 आता है, MM111 है, आजकल सारे इमला सीरीज में ही है। इमला मीन्स कि वो वायरस फ्री मटेरियल है, रूट स्टॉक है, तो यही लगाने चाहिए। और जहाँ पानी नहीं है वहाँ आप जैसे 111 है या 793 MM106 है, इन पे काम कर सकते हैं। मगर इसके बावजूद आपको इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन, जैसे मल्चिंग, बारिश का जो पानी है वो कितने लंबे समय तक आप तौलिए में संचो के रख सकते हैं, उस पे उसकी सफलता निर्भर करेगी। रूट स्टॉक पे जाना चाहिए। मेरा पर्सनली अगर मुझे से कोई पूछे तो रूट स्टॉक पे जाना चाहिए। हाँ, अगर पानी नहीं है तो सीडलिंग पे जाएं। और सीडलिंग की जो इम्पोर्टेंट बात है, मेन तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग पे है। फल लेने का बाद आप उसकी प्रॉपर बेंडिंग करें, बेंडिंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर से ही फेदर्स बनाने शुरू करें। रूट क्लोन जो आपका सीडलिंग रूट स्टॉक है, उस पे भी आप फेदर बढ़िया बनाएं और फेदर करके उसको डेवलप करें अलग अलग टायर में। तो मैं नहीं लगता 1 या 2 साल का ही फर्क आएगा, फ्रूटिंग उसमें भी होएगी। थोड़ी सी कम हो सकती है मगर अच्छी फ्रूटिंग होएगी, ऐसा नहीं है। पानी को लेकर मैं बात करूं सर, तो रोजाना कितनी रिक्वायरमेंट रहती है रूट स्टॉक के लिए पानी की? और इसके अलावा बारिश जैसे होती है तो बारिश के दिनों में किस तरह से वो ज़्यादा पानी क्योंकि आ जाता है, तो वो उस पानी को बहाव को काटने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, पानी तो अगर आपके पास सिंचाई नहीं भी है, एक्सेस वाटर तो तब भी पानी को नहीं चाहिए, पौधे को नहीं चाहिए। तो जहां आपको लगता है जैसे चिकनी मिट्टी है, खास करके चिकनी मिट्टी में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, तो बारिश के पानी की उस कंडीशन में आपको ड्रेन करना पड़ेगा। ड्रेन पीछे देनी पड़ेगी, नाली बना के वो एक्सेस पानी बाहर निकल जाए। बाकी जितना पड़ रहा है जमीन पे वो इन सीटू उतनी रिक्वायरमेंट है। ये विशेषकर चिकनी मिट्टी में ध्यान रखने वाली बात है। अगर दोमट मिट्टी है या बालू वाली ज़्यादा मात्रा है तो ज़्यादा इशू नहीं है। एक्सेस वाटर इज डेफिनेटली हार्मफुल। कोई और बात सर जो आपको लगता है किसानों को बताने वाली है तो वो भी जरूर आप शेयर बस करें। मैं यही कहना चाहूँगा किसान बागवान भाइयों को कि बहुत अच्छे पौधे लें। पौधे लगाने से पहले, जैसे आप यहाँ हमारे पास देख भी रहे हैं, ट्रीट करना चाहिए। आप थोड़ा सा बेबिस्टिन लेके 1 ग्राम प्रति लीटर, और कीटनाशक कोई भी ले लो, क्लोरोपाइरीफॉस है जैसे, इसको भी ले सकते हैं, 2 ml पर लीटर डाल के। ऐसे हम यहाँ से देते हैं, आप सामने देख रहे हैं ड्रम हमारा, डिपिंग करके ही देते हैं। डिप किया उसमें और फिर लगाना चाहिए। इसके अलावा 1% कॉपर सल्फेट जो नीलत होता है उसका भी घोल बनाया जाए और क्विक डिप उसका भी दिया जाए, वो भी वाइटलाइज करता है पौधे को, उसके साथ भी लगा सकते हैं। मगर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो थे कि SSP और गोबर का अच्छा मिक्सचर होना चाहिए। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन दीज सर्टेन प्लस पॉइंट्स। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है शायद काफ़ी जानकारी हमने आज। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए और लोगों के लिए जानकारी जुटा के ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। किसान भाइयों, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके, और लगातार इस तरह से अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।